हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। कल जो न्यूज़ आई थी कि हमारे देश में अब नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, आज जो है मैं उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। जैसे कि अब रटने वाली प्रथा पे विराम लगेगा, अब कोई बच्चा रट करके पास नहीं हो सकता है, ऐसे चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि इसमें पहले क्या होता था कि टीचर कहता था ये लॉन्ग आंसर है, रट लो, एग्जाम में लिखना ही तो है। अब सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो क्या हो रहे हैं चेंजेस, अगर आप 11th या हाई स्कूल या फिर 12th में हैं तो क्या हो रहे हैं चेंजेस। यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं वो कौन कौन से हैं। इसका जो नाम था पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। क्योंकि इसमें पहले मानव संसाधन था, संसाधन, मानव को संसाधन की तरह यूज़ करना, ये कुछ अच्छा नहीं नाम लग रहा था, इसीलिए इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहाँ पे पहले जो था राइट टू एजुकेशन था, वो 5 साल से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देना था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 3 साल से 18 साल तक कर दिया गया है। मतलब कि आप जब 18 साल तक के हो जाएंगे तब तक आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। क्योंकि अगर किसी का हाथ पकड़ के आप 18 साल तक ले आ रहे हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आगे जो उसको क्या करना है, किस फील्ड में उसको जाना है, वो उसको सही डायरेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे तीसरा है जो हम लोग पहले 10+2 पढ़ते थे कि हाँ ये 10+2 है, 10th और फिर 12th के बाद, लेकिन अब 10+2 को हटा दिया गया है और यहाँ पे रखा गया है 5+3+3+4। ये क्या है हम समझ लेते हैं। 5 जो है इसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, मतलब फाउंडेशन मतलब बच्चा यहाँ पे बिल्कुल शुरुआती एज में होता है। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहले होगा प्री प्राइमरी, ये 3 साल के लिए होगा। प्री प्राइमरी में 3 साल के लिए मतलब वही पहले ये जो प्ले ग्रुप होता है, फिर नर्सरी होता है, जो फिर केजी, ये 3 साल यहाँ होगा। फिर इसमें जो 3 साल, 5 में 3 साल इधर हो गया और फिर जो क्लास 1 और क्लास 2, मतलब ये जो 5 है इसमें प्री प्राइमरी और क्लास 1 और क्लास 2 ऐड है, इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद जो 5 के बाद जो +3 है उसमें 3rd क्लास है, 4th क्लास है और 5th क्लास को बांटा गया है। फिर जो उसके बाद जो 3rd क्लास है, जो फिर उसके बाद जो +3 है उसमें 6th, 7th और 8th क्लास में डिवाइड किया गया है। फिर जो लास्ट में जो 4th है उसमें 9th, 10th, 11th और 12th ये इसमें रखे गए हैं और फिर इसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन को रखा गया है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो 5+3+3+4 ये जो है इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ये 5+3+3+4 क्या है। यहाँ जो 5 है इसमें पीजी, नर्सरी, केजी और क्लास 1 और क्लास 2 ये इसको शामिल किया गया है। यहाँ पे बच्चे का बेस मजबूत किया जाएगा, बच्चे को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, बच्चा पढ़ाई में रुचि कैसे ले ये इसको बताया जाएगा और यहाँ पे जो छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ है वो कराई जाएंगी। फिर जो +3 है उसमें 3rd, 4th और 5th क्लास को रखा गया है। इसमें बच्चा जो विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानवीय मतलब ह्यूमैनिटी इसको पढ़ेगा। सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको जो इनका मेन प्रोसेस है इसका कि विज्ञान, गणित, कला सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जिसमें जाने वो। फिर उसके बाद जो +3 है उसका मतलब है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, ये सबसे मेन हो जाता है। यहाँ पे 6th क्लास से ही आपको कंप्यूटर कोडिंग, जी हाँ कंप्यूटर कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। जो लोग हम लोग अभी बीटेक में सीखते थे कंप्यूटर कोडिंग मतलब ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये सब आपको अब 6th क्लास से ही धीरे धीरे एक बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ रही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चाइना में जो है जो क्लास 6 और 7 का बच्चा है वो भी कोडिंग सीख रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों ना सीखे। तो इसीलिए क्लास 6 से ही कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। अगर बच्चे का मन कोडिंग में लग गया है तो फिर वो बीटेक की तरफ भी जा सकता है। यहाँ पे क्लास 6, 7th, 8th में आपको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और स्किल डेवलपमेंट आपको किया जाएगा कि आपका कैसे स्किल डेवलप हो सके। और यहाँ पे
इंटर्नशिप भी होगी। मतलब कि यहाँ पे जो कुछ कंपनियाँ भी जो कुछ कंपनीज़ भी होती हैं वो आ सकती हैं, और जो बच्चा अगर 8th क्लास तक आते थे अच्छी कोडिंग करने लगा है तो फिर वो उस कंपनी में कंपनी उसको हायर भी कर सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं 8th क्लास का जो लड़का है वो ऐप बना सकता है, तो कोई कंपनी उसको रुपए देगी कि हाँ ये आप मेरे लिए ऐप बना दीजिए। फिर जो +4 है वो 9th 10th 11th और 12th है। इसमें जो है बच्चे की जो सोच है, बच्चा सोचे कैसे, उसको डेवलप किया जाएगा। एनालिटिकल सोच को डेवलप किया जाएगा। वहीं पे इसको कैरियर स्टेज जहाँ पे स्टार्ट होती है, मतलब बच्चा किस तरफ की तरफ जा रहा है, उसका जो उसकी रुचि है वो किस तरफ है, वो बच्चा उसी तरफ ग्रो कर सकता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो वो चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों का क्या था, हम लोगों को PCM PCB मतलब साइंस के स्टूडेंट, आर्ट के स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग डिवाइड थे। लेकिन अब ये सिस्टम पूरा का पूरा हटा दिया गया है। जी हाँ, अब कोई भी बच्चा साइंस साइड का नहीं, कोई भी बच्चा आर्ट साइड का नहीं। अगर मैं चाहूँ कि मैं मैथ के साथ साथ बायो भी पढ़ूँ तो मैं मैथ के साथ बायो पढ़ सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मुझे मैथ पढ़नी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैं वो पढ़ सकता हूँ। जो सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है मैं वो सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे जो भेदभाव था एक कहें कि साइंस साइड और आर्ट साइड को लेकर के, वो बिल्कुल ही अब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो 12th के बाद जो बच्चा निकलेगा उसमें एक स्किल उसकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि 12th तक आते आते मतलब सब कुछ मालूम होता है कि हाँ बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, वो बीटेक करना चाहेगा या वो मेडिकल लाइन में जाना चाहेगा या फिर वो टीचिंग लाइन में जाना चाहेगा, वो किस तरफ जाएगा। तो 12th करने तक आप जो बच्चा है उसमें एक स्किल डेवलप बहुत अच्छी होनी चाहिए। लगभग सारी स्किल उसकी डेवलप होनी चाहिए, लेकिन एक क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए जो आगे ग्रेजुएशन उसी लाइन में कर सकता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिर कि जो ग्रेजुएशन की सबसे ज़्यादा चेंजेस अगर देखें तो ग्रेजुएशन में हुए हैं, और बहुत ही अच्छे चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। ग्रेजुएशन को यहाँ पे कहा गया है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में कहेंगे बहुस्तरीय प्रवेश और बहुस्तरीय निकासी प्रणाली। यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी क्या होता है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया आपने BSc या BA किया, अगर BSc कर रहे हैं, BSc का फर्स्ट ईयर आपका हो गया है, आपका BSc करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप फिर वो आपका 1 साल बेकार होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए BSc कर रहे हैं, आपने BSc का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, फिर आपका BSc करने का मन नहीं है, आप सोचते हैं कि नहीं मुझे BA करना चाहिए, मुझे BA में इंटरेस्ट है, तो आपका वो जो 1 साल आपने BSc किया है वो बर्बाद नहीं जाएगा, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक जो क्रेडिट नंबर डिसाइड होगा। जैसे कि अगर आपने जैसे कि जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का कर दिया गया है, अगर आपने 1 साल किया है और छोड़ दिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल किया है ग्रेजुएशन तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल किया है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 4 साल किया है तो डिग्री मिल जाएगी, और आपको रिसर्च बेस जो 4th ईयर आपका है वो रिसर्च बेस है। अगर आपको डिग्री लेकर के IAS PCS की करनी है तैयारी तो आप 3 साल कीजिए, 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, और फिर आप IAS और PCS कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पे ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपको रिसर्च में आपका मन है तो आप 4th ईयर भी कंप्लीट कीजिए, इसके साथ साथ आपको डिग्री भी मिल जाएगी और आपको रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी हो जाएगा, और इसके बाद आप PhD भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे खास बात यही है कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई किया, अगर आपने 1 साल BSc की है, 1 साल आपने BSc की है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप BA करना चाह रहे हैं तो आपने फिर BA में एडमिशन ले लिया, तो वो जो आपने 1 साल BSc किया है ना उसका नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जितने भी नंबर रखे जाएं कि सर्टिफिकेट, ये जो 1 साल जिसने किया उसको 2 नंबर मिलेंगे, जिसने डिप्लोमा किया है उसको 3 नंबर मिलेंगे, जिसने डिग्री की है उसको 7 नंबर मिलेंगे। इस तरह से नंबर लिखे जाएंगे। तो आपका जो क्रेडिट नंबर है वो आपका जितना अच्छा होगा वो उसी बेस पे आपको जॉब भी मिलेगी। फिर क्या है इसमें एक चीज़ और ये भी किया गया है कि जैसे कि अगर आपने BA किया, 1 साल किया, कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो गई, कुछ पैसे की प्रॉब्लम हो गई या फिर जो भी कैसी प्रॉब्लम हो गई, आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए,
4 साल के लिए, या फिर उसके बाद आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन का पहला साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको दोबारा ग्रेजुएशन का पहला साल कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो मतलब जो आपने 1 साल पहले पढ़ा था वो आपका बर्बाद नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि कुछ यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो एजुकेशन सेम होगी, चाहे वो यूपी का कॉलेज, चाहे बिहार का कॉलेज, चाहे एमपी का कॉलेज हो, सब जगह जो पढ़ाई जो होगी लगभग पूरी की तरह से सेम होगी। जो हम पढ़ेंगे वही बिहार का बच्चा पढ़ेगा, वही मध्य प्रदेश का भी बच्चा पढ़ेगा। और यहाँ पे प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी फ़ीस जो है वो उनकी मनमानी पे रोक भी लगेगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फीस रखते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा फीस वो नहीं रख पाएंगे, इस पर भी रोक लगने जा रही है। 6th 7th और 8th में इंटर्नशिप होगी, वो मैंने बता दिया कि जो कंपनीज आएंगी और अगर आपको कोडिंग में जिसमें भी आपका मन है, अगर आप अच्छे हैं तो कंपनी आपको हायर भी कर सकती है। यहाँ पे बात ये भी है कि 6 से 9 तक सेमेस्टर लागू होंगे, मतलब 6 क्लास से जो बच्चा है 6 से 9 तक जो एग्ज़ाम होंगे वो हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर लागू हो जाएगा यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छी बात है। बोर्ड परीक्षा को आसान किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसीलिए उसको थोड़ा आसान किया जाएगा। और रट्टा लगाने वाली प्रणाली पे रोक लगेगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नंबर भी जुड़ेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि अगर आपके मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे डांसिंग में या मुझे सिंगिंग में या मुझे गिटार में इंटरेस्ट है, तो पहले मेरे जो गार्जियन वो भी कहते थे कि नहीं पहले पढ़ाई कर लो, ये सब बाद में कर लेना, लेकिन अब आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको उसके भी नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो सिंगिंग जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आएंगी। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है कि हाँ आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है तो आप उसको कीजिए, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपका एक बनेगा क्रेडिट बैंक, जैसे कि हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ रुपए रखते हैं, ऐसे ही आपका बनेगा क्रेडिट बैंक, वहाँ पे आपके नंबर रखे जाएंगे। अब आपको किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये एक डिजी लॉकर होगा और हर आपका एक डिजी लॉकर नंबर होगा, वो नेट पे अवेलेबल होगा। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपका डिजी लॉकर नंबर डालेगा और आपने कितने नंबर कितना स्कोर किया है, मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है तो उसका नंबर अलग मिलेगा, आपने डिग्री ली तो उसका नंबर अलग मिलेगा, तो कितने आपके पास नंबर हैं उस बेस पे आपको जॉब रखी जाएगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास 6 से ही वोकेशन एजुकेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा संस्थाएं बनाई जाएंगी जहाँ पे कुछ खास तरह की स्किल डेवलपमेंट कराए जाएंगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रिकल में मन है तो वो क्लास 6 से ही अपनी छुट्टियों में वहाँ पे जा सकता है और वो वहाँ पे कोर्स कर सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये जो भी उसकी स्किल है, अगर उसको पेंटिंग में मन है तो वहाँ पे जाके वो पेंटिंग कर सकता है, अगर उसको इलेक्ट्रिक में मन है तो वहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रिक सीख सकता है, वहाँ पे अपनी स्किल को और अच्छा कर सकता है। क्लास 6 से ही ये कर सकता है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। पहले क्या जैसे कि डीयू अपना अलग कराती है, बीएचयू अपना अलग कराता है, अब ऐसा नहीं होगा। अब सारी की सारी जो ये यूनिवर्सिटीज़ इनका एक ही कॉमन टेस्ट होगा। इसमें बच्चों को नैतिकता के बारे में सिखाया जाएगा कि बच्चे जो हैं आगे अच्छे से बिहेव करें, अपने बड़ों से कैसे बात करें, उस पर भी फोकस किया जाएगा। जो अभी भी जो संस्थाएं हैं जैसे यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, NCTE हो गया, अब इनको सबको ख़त्म कर दिया जाएगा और सिर्फ एक संस्था बनेगी, वही सबको कंट्रोल करेगी। और अभी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अभी जो बिल जो पास हुआ है ये भी संसद में जाएगा और फिर इसमें ये एक एक्ट बन जाएगा। तो अभी इसमें लगभग 1-2 साल शायद लग सकते हैं। जहाँ तक अभी जो चल रहा है वो तो वैसे चलेगा, जब ये एक्ट बन जाएगा, जब संसद में भी ये पास हो जाएगा तब ये शिक्षा प्रणाली
पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ पॉइंट्स, तो जैसे कि इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँ, अगर मुझे कुछ पॉइंट्स की कमी भी लगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टीचर की ग्रेडिंग होनी चाहिए थी। ये कुछ टीचर जो होते हैं वो सिर्फ रटने पे फोकस करते हैं कि हाँ बेटा ये रट लो, समझाते नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे टीचर की होनी चाहिए ग्रेडिंग, वो ग्रेडिंग बच्चा ही करना चाहिए कि हाँ ये टीचर जो है किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं। तो यहाँ पे टीचर भी अपने आप को सुधार सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो स्कीम लाएगी लेकिन उसको जो उसको एप्लीकेशन है उसको तो करना पड़ेगा टीचर को ना। अगर यही स्कीम टीचर अच्छी तरीके से बिल्कुल संभाल ले जाए तो बहुत ही जो आने वाली जनरेशन रहेगी बहुत ही अच्छी होगी। उसको जो रटने की पढ़ाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, वो पूरे के पूरा जो उसका नॉलेज होगा वो स्किल बेस पे हो। तो ये लगभग जो मेरी मेन बातें थी वो मैंने लगभग सारी की सारी कवर कर लिया है। और इस वीडियो को एक बार और देखेगा, क्योंकि मैंने कुछ बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, और इस वीडियो को देखते हुए आप कॉपी पेन को साथ में रखिएगा ताकि जो मेन बातें हैं उनको नोट भी कर सकें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स है उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में उसको लागू कर सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।